हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। विकी, मैंने कहा ना तुमसे, मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। हाँ, दिल्ली वाली मीटिंग भी। मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। अजीब मुसीबत है। पैसा कम हो तो गरीबी परेशान करती है, और जब पैसे ज्यादा आ जाते हैं तो इनकम टैक्स वाले साथ आते हैं। ये तो अच्छा हुआ मुझे पता चला कि रेड पड़ने वाली है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, कैसे भी करके सारा पैसा मुझे घर से बाहर लेके जाना है, और उसके बाद मैं शहर से कहीं दूर छुट्टियां मनाने चला जाऊंगा। ठीक है, मैं बाद में तुमसे बात करता हूं। पैसा तो सारा ठीक ठाक ही लग रहा है। अरे, ये लाइट कैसे चली गई? ऐसे तो कभी जाती नहीं है लाइट। कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो ये सब? तुम तो एक लेखक हो ना, जानते ही होगे कि कोई किसी की जान क्यों लेता है। जान लेने की 3 ही वजह होती है: पैसा, प्यार और बदला। मुझे तुमसे बदला लेना है। कैसा बदला? मैं तो तुमको जानता तक नहीं। तुम मुझे नहीं जानते, मगर अंकुश को तो जानते ही होगे ना। अंकुश? अंकुश अनंत, वो मेरे दिल के बहुत करीब था। तुमने उसकी जान ली, अब मैं तुम्हारी जान लूंगा। अंकुश अनंत की मौत का बदला? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मुझे निकालो यहाँ से। अरे बचाओ, कोई है? अरे कोई बचाओ। कोई नहीं बचाएगा अब तुम्हें। जिस तरह तुमने अंकुश अनंत को तड़पा तड़पा के मारा था, ठीक उसी तरह मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। ये क्या है? चाकू? ये क्या किया मैंने? फोटो खींचने के चक्कर में अपनी उंगलियों के निशान चाकू पे छोड़ दिए। अभी बाहर के पब्लिक फोन से सीआईडी को फोन कर देती हूँ। बड़ी बेरहमी से मारा है इसे। गला तो पूरा चीर के रखा है। देखने से लगता है कि खूनी के दिल में इसके लिए बहुत नफरत थी। हाँ, बदला लेने के लिए किया गया खून नहीं है। वरना ये देखो, एक पैसे को हाथ नहीं लगाया, एक पैसे को भी। सर, हाँ, सर ये देखिए, ये चाकू वहां बेड के पास पड़ा हुआ था। सर, इस चाकू पे तो जरा भी खून नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल साफ है। श्रेया, स्प्रे मार के देखो जरा। सर,
सर ये देखिए, इसका मतलब खून इस चाकू से ही किया गया है। रंग बदल गया, मतलब चाकू पर खून है। खून इसी चाकू से किया गया है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, खूनी ने चाकू को साफ करके यहीं क्यों छोड़ दिया? वो इसे अपने साथ भी तो ले जा सकता था। बिल्कुल, चाकू यहीं पर छोड़ के क्यों गया वो, और वो भी साफ करके? कोई ना कोई तो वजह जरूर है। सर, हाँ, दगोड़िया जी का मैनेजर आ गया। आ गया? जी सर। ठीक है सचिन, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजने का बंदोबस्त करो। अच्छा, इस मैनेजर से मिलता हूँ। सर ये सब कैसे हो गया सर? मुझे यकीन नहीं हो रहा है सर। सर कल रात को ही तो मेरी दगोड़िया सर से फोन पे बात हुई थी, तब तो सब ठीक था। दगोड़िया जी का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था? कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, जहां तक मुझे याद है ऐसा कभी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। एक लड़की ने हमें फोन किया था, वो कहाँ है? सर लड़की ने? हाँ। नहीं सर, दगोड़िया सर के परिवार में इनके अलावा और कोई नहीं है। दगोड़िया सर अकेले ही थे। तो सर फिर जिस लड़की ने हमें फोन किया था वो कौन थी? सर कहीं वही लड़की खूनी तो नहीं थी? नहीं श्रेया, लड़की खूनी नहीं हो सकती। लाश को उठा के ऊपर लटकाना कोई आसान काम नहीं है, ये कोई लड़की नहीं कर सकती। सर एक और बात समझ में नहीं आ रही, लड़की हमें इन्फॉर्म करने के बाद कि खून हुआ है यहाँ पे, खुद कैसे गायब हो गई? डर गई होगी और शायद इसीलिए उसने लैंडलाइन से, बिना मतलब पीसीओ से हमें फोन किया होगा। ऊपर जो पैसों से भरी बैग है, क्या जानते हैं आप उस पैसे वाले बैग के बारे में? दरअसल दगोड़िया सर कल काफी परेशान थे। एक्चुअली उन्हें पता चला था कि उनके घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है और इसीलिए उन्होंने अपनी सारी मीटिंग्स भी कैंसिल करवा दी थी। अच्छा, तो शायद इसीलिए पैसे ठिकाने लगाने के प्लानिंग में लगे होंगे दगोड़िया जी। और बस उसी वक्त खूनी आ गया और दगोड़िया जी का काम तमाम कर दिया। एक मिनट, देखो ये देख रहे हो, इसके गाल पर ये नीला नीला निशान। हाँ सर, तो देखो ये निशान दोनों तरफ। ये कोई जहर का चक्कर तो नहीं हो सकता है सर? लेकिन वैभव ऐसा लगता है जैसे ये उंगलियों का निशान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी ने इसका मुंह दबाने की कोशिश की हो? इसे देख के तो ऐसा ही लग रहा है सर। पर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी इसका मुंह खोलना चाहता हो सकता है। इसका मुंह देखना चाहिए खोल के। जरा फोर्सेप देना। ये देखो, इसके मुंह में ये कागज का टुकड़ा, क्या हो सकता है ये? अंकुश आनंद, ये किसका नाम हो सकता है? खूनी अपना नाम लिख करके तो कागज का टुकड़ा इसके मुंह में डालेगा नहीं। नहीं सर। फिर ये चक्कर क्या है? अरे देखो, कागज के दोनों तरफ खून भी लगा हुआ है। सालुंखे, ये कागज तुझे दगोड़िया के मुंह में से मिला? हाँ बॉस, मुझे भी बड़ा ताजुब हुआ। कोई खूनी किसी के मुंह में कागज रख के क्यों जाएगा? सर ये भी तो हो सकता है कि ये कागज खूनी ने उनके मुंह में ना रखा हो, बल्कि उन्होंने खुद मरने से पहले ये कागज खूनी से बचाने के लिए अपने मुंह में खुद ही डाल दिया। हाँ सर, हो सकता है उनकी मौत इस कागज की वजह से ही हुई हो सकता है वो ना चाहते हो कि ये कागज खूनी के हाथ लग जाए, इसीलिए उन्होंने इस कागज को अपने मुंह में छुपा लिया। नहीं श्रेया, मुझे नहीं लगता कि कागज उन्होंने खुद अपने मुंह में छुपाया, बल्कि जिस तरीके के नीले निशान उनके गालों पर पड़े हुए थे, मुझे तो ये लगता है कि खूनी ने जबरदस्ती उनका मुंह खोला और बाद में ये कागज उनके मुंह में ठूस दी। सालुंखे, खून से सने कागज पर लिखा अंकुश आनंद। ये जो खून है, क्या दगोड़िया के मुंह के अंदर कोई चोट के निशान या फिर कोई खून था? नहीं बस, लाश के मुंह में किसी किस्म का कोई जख्म या कोई चोट का निशान नहीं था। मुझे लगता है कि खूनी ने पहले दगोड़िया साहब को मारा और उसके बाद ये कागज उनके मुंह में रख दिया। ये जो खून लगा है कागज पे, ये खूनी का है? नहीं सचिन, ये खून दगोड़िया साहब का है। मैंने चेक कर लिया बॉस। सर, इंटरनेट पे
ये नाम सर्च किया मैंने, अंकुश आनंद। इस नाम के 2 लोग हैं सर, एक है चेन्नई में और दूसरा नासिक में। पता लगाओ इन दोनों के बारे में। इन दोनों में से एक का संबंध तो जरूर होगा, इस दगोड़िया के साथ जरूर होगा। हेलो, हाँ, कहाँ पे? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। सर, एक और खून हो गया है, लेखक मुकेश कुमार का। लेखक मुकेश कुमार? मतलब एक और लेखक का खून? तो फिर जरूर इस मुकेश कुमार और दगोड़िया के खून में कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई संबंध जरूर है। बड़ी बेरहमी से कत्ल किया इसका। सालुंके सर, ये ग्लास बॉक्स एयर टाइट ही है ना? हाँ काविन, किसी ने इस बेचारे को इस ग्लास बॉक्स में जबरदस्ती बंद कर दिया, और क्योंकि ये ग्लास बॉक्स एयर टाइट बंद है, इसलिए इस बेचारे को बिल्कुल हवा नहीं मिली, और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण इस बेचारे का दम घुट गया और ये मर गया। हाँ सर, ये इसके हाथ पे लगे हुए जख्म और ये नाखूनों का निशान और इस पे लगा खून तो यही बताता है कि इन्होंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। एक काम करते हैं, पहले इस लाश को बाहर निकालते हैं। यस सर। सर, पड़ोसियों को लेकर आया हूँ। इन्होंने देखा है खूनी को अंदर आते हुए। इन लोगों को क्राइम सीन पे लाने की क्या जरूरत थी? वहां पर भी तो रोक सकते हैं ना? जी कहिए, क्या देखा आप लोगों ने? सर, मैं घर की बालकनी में अखबार पढ़ रहा था, तभी मैंने देखा कि एक आदमी ट्रॉली में इस बॉक्स को रखकर घर के अंदर जा रहा है। ये ग्लास बॉक्स लेके जब वो घर के अंदर जा रहा था तो उसने हाथ में ग्लव्स पहने थे? नहीं सर, ग्लव्स नहीं पहने थे। अच्छा, ये आदमी अकेला था या फिर इसके साथ कोई और भी था? वो अकेला था। तुमने उसका चेहरा देखा? स्केच बना सकते हो? नहीं सर, चेहरा तो याद नहीं। पर हाँ, उसका बायां कंधा बार बार हिल रहा था, जैसे कि कोई कपकपाहट हो रही हो। कैविन? यस सर। एक मिनट। ये देखो कैविन, इस लाश के मुंह में ही ये कागज का टुकड़ा। कहीं इस कागज के टुकड़े पे भी अंकुश आनंद का नाम तो नहीं लिखा? देखना पड़ेगा। इस पे तो रिजू कालिया लिखा हुआ। रिजू कालिया? ये तो रिजू कालिया इनकी किताब का ही एक किरदार है, और उसकी भी मौत कहानी में बिल्कुल इसी तरह से हुई थी, दम घुटने की वजह से। इसका मतलब ये अंकुश आनंद, ये भी दगोड़िया की किसी किताब का किरदार है, और ये सारा का सारा काम सीरियल किलर का है, तो एक के बाद एक लेखकों को बिल्कुल उसी तरह से मार रहा है जैसे कि लेखक अपनी कहानी में किरदार को मारता है। ऐसे ही लगता है। सालुंके सर, ये ग्लास बॉक्स पे कोई फिंगरप्रिंट्स मिले अभी तक कि नहीं? अभी कागज ढूंढा यार, फिंगरप्रिंट्स अभी ढूंढना बाकी है। मैग्नीफाइंग ग्लास देना जरा। ये कैसे निशान है? कैसे निशान मतलब? डैडी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उंगलियों के निशानों पर अंग्रेजी के अक्षर छपे हुए नहीं देखे। उंगलियों के निशानों पे अंग्रेजी के अक्षर? हाँ काविन, दिखा था। जरा ग्लास दे। ये लीजिए। ERIUN, देखो क्या चक्कर हो सकता है? पड़ोसी भी कह रहा था, ये ग्लास बॉक्स लेकर जो इंसान यहाँ आया था उसने ग्लव्स नहीं पहने थे। इसका मतलब ये अनोखे उंगलियों के निशान उसी इंसान के हैं। उंगलियों पे छपे हुए अक्षर? सालुंके साहब, ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है फ्रेडी, बॉडी मॉडिफिकेशन के जरिए मुमकिन है। लेकिन सालुंके साहब,
अगर खूनी एक एक कदम फूक फूक के रख रहा है तो फिर उसने हैंड ग्लोव्स ना पहनने की गलती कैसे की? क्योंकि ये गलती नहीं है, बल्कि जानबूझ के किया गया है। ये सीरियल किलर अपने हर खून पे अपना सिग्नेचर छोड़ रहा है, इन अनोखे उंगलियों के निशान के जरिए। हाँ, और इस तरह के निशान हर आदमी अपनी उंगलियों पर बनवा भी नहीं सकता। और इस तरीके के निशान हर जगह बन भी नहीं सकते। इस शहर में ऐसे बहुत कम टैटू पार्लर हैं जहां इस तरीके का बॉडी मॉडिफिकेशन होता हो, बहुत कम। यस, ये बॉडी मॉडिफिकेशन आपने किया है? नो सर। क्या आपने बनाया? अभी बिजी हूं मैं, बाद में आना। हम भी बहुत बिजी रहने वाले लोग हैं, बाद में आने का वक्त नहीं है हमारे पास। बिना अपॉइंटमेंट के आ रहे हो? मैं तुम्हारा टैटू नहीं बनाऊंगा। सीआईडी शिवा, बाद में आना। क्या हुआ सर? मैंने कुछ किया क्या? शहर में कुछ खून हो रहे हैं। खून? किताब लिखने वाले लेखकों के। लेखकों के? पर मैं तो टैटू आर्टिस्ट हूँ सर, मेरा क्या लेना देना इससे? हो सकता है कुछ लेना देना हो। मैं समझा नहीं सर। बॉडी मॉडिफिकेशन भी करते हो ना तुम? जी हाँ सर, मेरे पास लाइसेंस भी है, मैं दिखाता हूँ। कोई जरूरत नहीं। ये फोटो ध्यान से देखो। ये त्रिकोण वाली कलाकारी तुमने दिखाई थी किसी के हाथ पे? जी हाँ सर, मैंने की थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये किलर होगा सर। पता है हमें, डरो मत। हाँ, लेकिन इस इंसान की कोई ना कोई डिटेल तो जरूर होगी तुम्हारे पास, है ना? जी हाँ सर, मैं 1 मिनट में लेके आता हूँ सर। जी हाँ सर, देखिए सर, त्रिकोण अनुकरण नाम है इसका। त्रिकोण अनुकरण? ये किसी आदमी का नाम है या किसी एनजीओ का? त्रिकोण मतलब ट्रायंगल और अनुकरण मतलब किसी की नकल करना। मतलब कोई ट्रायंगल बना के किसी की नकल कर रहा है? शायद त्रिकोण नाम का कोई पुराना सीरियल किलर रहा हो जिसकी नकल ये वाला खूनी कर रहा है। एक काम करते हैं, अपनी डेटाबेस में चेक करते हैं कि त्रिकोण नाम का कोई क्रिमिनल था क्या। हाँ निखिल, त्रिकोण नाम का सीरियल किलर कहाँ पे? कौन सी जेल में है? शांति नगर। ओके ठीक है, थैंक यू। तो एक त्रिकोण का पता तो चला है, जो ठीक उसी ढंग से लेखकों का खून करता था जैसे अभी हो रहा है, लेकिन वो पिछले 4 साल से जेल में है। मतलब या तो ये खूनी जेल से बाहर निकल के मार रहा है या फिर कोई त्रिकोण की नकल कर रहा है। अब जी, सारांश नहीं अंकल, मैं तो अभिषेक हूँ। माफ करना, हम इसे कोई और समझ बैठे। सर 15 दिन हो गए, अखबार, न्यूज़पेपर्स, हर जगह कोशिश कर ली, मगर सारांश हमें मिला ही नहीं सर। मिलेगा पंकज, जरूर मिलेगा। मेरा दिल बोल रहा है सारांश हमें जरूर मिलेगा। सर, ये लोग सीआईडी से हैं। आइए सर, मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था। त्रिकोण से मिल सकते हैं हम लोग? हाँ, क्यों नहीं। पर सर, मुझे नहीं लगता कि त्रिकोण ये सारे खून कर रहा है, क्योंकि इस जेल से बाहर निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। अच्छा, इस त्रिकोण का स्वभाव कैसा है अभी यहाँ इस जेल में? हिंसक और खतरनाक ही है या? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बहुत ही शांत और सुलझा हुआ है। मैं तो खुद चाह रहा था कि सरकार से अपील करूं कि उसकी सजा माफ कर दी जाए। अब ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता कि कोई उसकी नकल करके खून कर रहा है? हाल ही में कोई आया था उससे जेल में मिलने के लिए? नहीं सर, आप तो जानते हैं कि वो स्पेशल सेल में है, और स्पेशल सेल में बाहर वाला तो क्या, कोई जेल का कैदी भी उससे नहीं मिल सकता। चलिए जरा मिल लेते हैं। त्रिकोण, देखो तुम्हारे लिए आज कितने खुशी का दिन है। इतने सालों के बाद तुमसे सीआईडी वाले मिलने आए। क्या बात है जेलर साहब, आज आपका कानून मुझ पे इतना मेहरबान क्यों है? मेहरबान नहीं हुआ,
बस ये समझ लो कि तुमसे ये पूछने आए कि जेल में बैठे बैठे तुमने दोबारा खून करना कैसे शुरू कर दिया? कमाल है आप लोगों का भी। इतने सालों से मुझे इस जेल में कैद करके रखा है, लेकिन शक करने की आदत आप लोगों की गई नहीं। तो फिर कौन है वो जो बाहर लेखकों के खून कर रहा है, ठीक तुम्हारी तरीके से, और तुम्हारी तरीके से कंधे उचकाता है? कौन हो सकता है जो मेरी तरह खून कर रहा है? शायद तुम्हारा कोई परिवार वाला, कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार। कोई नहीं है मेरा। बचपन अनाथालय में बीता है और जवानी जुर्म की सड़कों पर। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे खून करने के तरीके के बारे में किसी और को मालूम नहीं है? किसी को नहीं। तुम्हें किसी पे शक है? देखो, जो कुछ मालूम है बता दो, शायद हम किसी की जिंदगी बचाने में कामयाब हो जाए। क्या आपकी मदद करने से मेरी सजा कम हो सकती है? वादा नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हारी मदद से हम उस नकलची खूनी को पकड़ लेंगे तो दरख्वास्त जरूर करेंगे सरकार से तुम्हारी सजा कम हो जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप अपने शब्द भविष्य में आगे जरूर याद रखेंगे। मुझे लगता है कि वो मेरी लेखन पढ़ के ठीक उसी तरह खून कर रहा है। तुम्हारा लेखन? हाँ, पढ़ते पढ़ते कभी याद ही नहीं रहा कि मुझे भी लेखन का शौक हो गया है और मैं लिखने लगा। हर रोज रात को सोने से पहले मैं अपने विचार उस डायरी में व्यक्त करने लगा। मतलब मारने का प्लान, मारने का तरीका, उसका नाम, सब कुछ तुम उस डायरी में लिखते थे? जी हाँ, मुझे लगता है कि वो डायरी उसके हाथ लग गई और वो मेरे विचारों से प्रभावित होकर ठीक उसी तरह जुर्म के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। कहाँ रखी, कहाँ थी तुमने वो डायरी? अनाथालय में छोड़ आया हूँ अपने अतीत के वो पन्नों को। जी, मैं सुरेश बोल रहा हूँ, जी के नगर अनाथालय से। वो जो आप बच्चों की किताबें भेजने वाले थे। ठीक है, मैं शाम को आके ले लूंगा। हाँ जी, नमस्ते। कहिए। सीआईडी? क्या बात है सर? जो बात हम आपसे कहना चाहते हैं उसका संबंध त्रिकोण से है। त्रिकोण? मुझे पता था कि एक न एक दिन त्रिकोण की वजह से यहाँ पुलिस या सीआईडी जरूर आएगी। क्या आप पहले से ही जानते थे कि त्रिकोण गुनाह के रास्ते पर चलने वाला था? नहीं, उसे तो यहाँ से निकले हुए जमाना हो गया। जब वो यहाँ आया था तब सिर्फ 12 साल का था। तो क्या वो बचपन से ही हिंसक स्वभाव का था? नहीं सर, हिंसक स्वभाव का तो नहीं था वो, लेकिन वो घंटों घंटों एकांत में बैठना पसंद करता था। किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। मतलब वो अकेले बैठ के सिर्फ किताबें पढ़ता था? आपको कैसे पता सर? क्योंकि हम मिल चुके हैं उससे। फिलहाल वो जेल में है। ज्यादातर अपराधों की ही किताबें पढ़ा करता था वो। किताबों के पन्नों में डूबकर एक अलग ही दुनिया में चला जाता था। किताबों के किरदारों से बातें करने लगता था कि तुमने खाना खाया या नहीं। कभी कभी तो मैं डर जाता था कि इसका ये जुनून एक मानसिक बीमारी ना बन जाए। आपका डर बिल्कुल ठीक निकला। उसके इसी मानसिक बीमारी ने उसे मजबूर किया उन लेखकों को मारने पे जिनके उपन्यास वो पढ़ता था और जिनके लेखन से वो काफी प्रभावित था। और उन लेखकों को बिल्कुल वैसे मार रहा है जैसे उन्होंने उपन्यास में किरदारों की मौत लिखी है। मुझे इस बात से जरा भी हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि अगर उसका कोई पसंदीदा किरदार उपन्यास में मर जाता तो चीख चीख कर रोता, लेकिन अब तो जेल में है ना, तो आप लोग यहाँ क्यों? देखिए, लेखकों के फिर से खून हो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे त्रिकोण करता था। मतलब त्रिकोण जेल से भागकर फिर से खून कर रहा है? नहीं, त्रिकोण तो अभी भी जेल में है। कोई और है जो त्रिकोण की तरह नकल करके लेखकों का खून कर रहा है। किसी पे शक है आपको? नहीं सर, मुझे किसी पे शक नहीं है। चलो ठीक है, मगर त्रिकोण यहाँ पर जिस कमरे में रहता था, क्या वो कमरा हम देख सकते हैं? सर, वो तो बहुत पुरानी जगह है, अब वहाँ कोई नहीं रहता है। फिर भी ठीक है सर, आइए। तो ये है त्रिकोण का कमरा। मैनेजर साहब, त्रिकोण के पास एक डायरी हुआ करती थी, कुछ जानते हो उस डायरी के बारे में? नहीं सर, हमें तो ऐसी कोई डायरी नहीं मिली। वैसे आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे कुछ पुरानी किताबें पड़ी है, शायद उसमें हो। देखो फ्रेंड, किताबों को ऐसे क्यों रखा गया? संभाल के क्यों नहीं रखा? ऐसे तो दीमक खा जाएंगे इसे। माफ करना सर, दरअसल इस कमरे की तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सर, डायरी तो दिख नहीं रही। लेकिन मुझे कुछ दिख रहा है सर। क्या? सर, ये ईंट देखिए दीवार पे।
बिल्कुल अलग है। पूरी दीवार में जितनी ईंट है उससे अलग है। दया, जरा देख लो। सर, वो केस याद है ना आपको? दीवार से लाशें निकलने वाला केस। कहीं इस केस में भी ऐसा ही कुछ? डायरी ढूंढ रहे हम, समझे? लाशें नहीं। नहीं फ्रेडी, या लाश तो दूर, एक किताब भी नहीं रख सकते हैं। सर, देखिए, फाइल कहाँ है? हाँ, त्रिकोण। मतलब वो नकलची खूनी डायरी निकाल के ले गया। अभिजीत, ये जरूर त्रिकोण के डायरी का कवर है। मतलब यहाँ जो भी आया था वो जानता था कि त्रिकोण ने अपनी डायरी कहाँ छुपा के रखी है। ये यहाँ त्रिकोण के बाद में कोई रहता था? हाँ सर, एक लड़का रहा करता था, सुंदर नाम था उसका। ये सुंदर बाद में भी कभी आया था यहाँ इस कमरे में? हाँ सर, आया था। महीने भर पहले वो मुझसे मिलने आया था और कुछ दिन यहाँ रहा भी हो, अपनी पुरानी यादें ताजा करने के लिए। अच्छा, सुंदर। सुंदर का पता तो होगा ना आपके पास? वाह भाई वाह, कितना आलीशान घर बनाया सुंदर ने। अंदर चल के देखते हैं और क्या क्या आलीशान राज छिपा रखे हैं सुंदर ने। दरवाजा तो खुला हुआ है, कहीं भाग तो नहीं गया सुंदर? लगता है कुछ गड़बड़ है। सुंदर! ओह माय गॉड, वो देखो। लगता है ये मर चुका है। गोली मारकर जान ली है इसकी, वो भी 3-3 गोलियां। खून भी गीला है, मतलब कातिल आसपास ही है, यहीं कहीं। गोली चलने की आवाज इस तरफ से, चलो देखते हैं। देखो से। सुंदर जी, हाथ ऊपर। माय गॉड, खूनी बाहर है। दिव्या, विक्रम, पकड़ो उसे। लगता है ये हमें कुछ बताना चाहते हैं। हाँ कवित। यहाँ बॉम्ब है, सिर्फ 30 सेकंड बाकी है, निकलते हैं यहाँ से। चलो चलो जल्दी। चलिए जल्दी। मैं मेरी मीना को ऐसा छोड़ के नहीं जा सकता। मीना, मीना, अरे रुक जा, मर जाएगा। लगता है बीवी और नौकर के साथ साथ सुंदर जी भी मारे गए। सर, आप लोग ठीक तो हैं सर? हाँ, हम सब ठीक है। उस खूनी का क्या हुआ? सर, वो निकल गया। निकल गया? वाह, मतलब तुम लोग समझ पाने से पहले ही ब्लास्ट हो गया। वो आदमी तुम्हारे हाथ से निकला और ब्लास्ट पे मर गया। वाह। हाँ सर, सर वो सुंदर की पत्नी और नौकर को तो पहले ही मार चुका था। बस वो यही चाहता था कि सुंदर भी मर जाए और हम ये केस बंद करते हैं। सचिन, तुम्हारे कहने का मतलब है कि सुंदर असली सीरियल किलर नहीं है? नहीं सर, सर उस किलर को हमने भागते हुए देखा सर। हम लोग उसे पकड़ नहीं पाए। सर एक बात और, जब वो भाग रहा था तो अपने कंधे को बार बार झटक रहा था सर। असली किलर भागते हुए कंधे झटक रहा था। सुंदर असली किलर नहीं है तो फिर ये असली त्रिकोण का अनुकरण करने वाला, उसकी कॉपी करने वाला त्रिकोण अनुकरण, ये जो भी कोई है जो हमें फंसाने की, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, इससे तो अब हम उसी की खुद के ही जाल में फंसा देंगे। हेलो, एक और खून? लेखक कुशल। ठीक है माता। लेखक कुशल का खून? ये त्रिकोण अनुकरण तो खून पे खून किए जा रहा है। लेकिन सर, ये त्रिकोण अनुकरण एक के बाद एक
लेखकों को ही क्यों मार रहा है? वही तो फ्रेडी, वही तो 3 लेखकों को मार चुका है ये त्रिकोण अनुकरण। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज है, कोई ना कोई राज है जो असली त्रिकोण हमसे छुपा रहा है। सुंदर बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया? हाँ, और उसके बाद एक और लेखक कुशल का भी खून हो गया। अभी तो आप कह रहे थे कि सुंदर ही वो नकलची खूनी है। अगर सुंदर मारा गया तो फिर कुशल को किसने मारा? बंद करो ये ड्रामा, समझे? सुंदर के घर के बाहर जो मुजरिम भाग रहा था वो भी अपने कंधे को वैसे ही झटक रहा है जैसे तू झटक रहा है। अब ये बताओ कि तुम इस जेल से बाहर जाते कैसे हो? हाँ? राज क्या है इसके पीछे? साहब कैसी बातें करते हैं आप? हैं आम जेल से कैदी का भागना इतना मुश्किल है तो फिर आपको लगता है कि मैं इस खास जेल से इतनी पहरेदारी होने के बावजूद भाग सकता हूँ? तुम्हारे अनाथालय वाले कमरे में सुंदर के अलावा कोई और नहीं रहा था, तो वो डायरी किसी और ने कैसे पढ़ी? ये किसी ने वो डायरी पढ़ी या नहीं पढ़ी ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरी डायरी में अगला नाम उस कुशल का था जिसे मैं मारना चाहता था। मतलब उस लिस्ट में किस किस के नाम है तुम्हें अभी भी याद है? जी मेरे पास लिस्ट है, आप चाहें तो मैं उसकी एक कॉपी दे सकता हूँ। पहले देना चाहिए था, शायद कुशल की जान बच जाती। मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। आशा करता हूं कि आगे किसी और की जान नहीं जाएगी। दीपक, आखिरी नाम दीपक का है। सर दीपक डाउन गाड़ी में। उसमें? हाँ सर। आज ये नकलची लंगूर हमारे हाथ से बचेंगे नहीं। ये कौन आ गया? कोई शराबी होगा सर, इसकी वजह से हमारा खून ही हाथ से निकल जाएगा। इनका तो बहुत खून भरा है। सर वो फोटोज कैसी है? फोटोज एक सेकंड। ये देखो, ये तस्वीरें केसी डगोडिया के क्राइम सीन की तस्वीरें इनके पास। ये फोटोज इसके पास कैसे आई सर? ये कोई जर्नलिस्ट या रिपोर्टर तो नहीं? जर्नलिस्ट को तो वहां अंदर आना अलाउ नहीं किया था। सर इसका मतलब ये हमारे पहुंचने से पहले वहां पहुंच गई थी। हो सकता है पंकज, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसने हमें फोन करके बुलाया था? इसका होश में आना बहुत जरूरी है। दिव्या, पानी की छींटे डालो। मैडम आप ठीक तो हैं? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हम लोग सीआईडी से हैं। ये तस्वीरें आपके पास कहाँ से आई? वो देखिए मैडम, जो भी आपको पता है हमें सब साफ साफ बता दीजिए, वरना इन लेखकों के खून में आप फंस जाएंगे। देखिए सर, मैं तो डागोरिया साहब की असिस्टेंट हूँ। वो मेरी मदद कर रहे थे मेरा पहला क्राइम नॉवेल लिखने में, लेकिन उस दिन जब मैं उनके यहाँ पहुंची तो उनका खून हो चुका था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे एक नॉवेल लिखूं। बस इसीलिए मैं आप लोगों का पीछा कर रही थी, ये जानने के लिए कि आप लोग कातिल को कैसे पकड़ेंगे। आप हमारा पीछा कर रही थी, इसका मतलब आप जानती थी कि हम कौन हैं? हाँ। नॉवल में ये भी लिख देना कि तुम्हारी वजह से खूनी हमारे हाथ से निकल गया। देखिए सर, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। वो मेरी गाड़ी का ब्रेक अचानक फेल हो गया था, इसीलिए। सुनिए, अगर आपकी इस गलती की वजह से दीपक को अपनी जान गंवानी पड़ी ना, तो ये कानून आपको कभी माफ नहीं करेगा। मुझे छोड़ दो,
प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जाने ही तो दे रहा हूं तुझे। बहुत जल्द तू भी शेखर के पास पहुंच जाएगा। इसी तरह कुर्सी पर बांधकर मौत दी थी ना तूने उसे, अब तोहफे में तुझे भी यही मौत मिलेगी। बस थोड़ा सा इंतजार। इस मौत के उपन्यास का लेखक रचयिता भी आ रहा है तेरा साथ देने के लिए। त्रिकोण। सर जेलर साहब अंदर नहीं है। जरा बुलाओ ना, हमें त्रिकोण से मिलना है। सर जेलर साहब तो त्रिकोण को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। उसे अचानक से दिल का दौरा आया है। दिल का दौरा? कौन सा हॉस्पिटल ले गए? अरे आप लोग? त्रिकोण कहाँ है? आईसीयू में है। क्या बात हो गई? झूठ बोलता है वो हमसे। अब भी कुछ है जो हमसे छुपा रहा है। चलिए दिखाइए। आइए। कहाँ है ये त्रिकोण? कहाँ है? अभी तो यही था, कहाँ चला गया? सर कहीं वो हॉस्पिटल से भाग तो नहीं गया दीपक को मारने के लिए? भाग कैसे सकता है? यहाँ कौन था? कौन वार्ड बॉय था यहाँ पे? सर मकरंद था। ये अभिजीत, तो बेहोशी की दवाई है। अभिजीत ये देखो, मकरंद का पैर नीचे गिरा पड़ा है। ये बेहोशी की दवाई कहीं मकरंद को कुछ हो तो नहीं गया? नहीं सर, अभी कुछ देर पहले ही देखा मैंने उसे। किसी मरीज को हॉस्पिटल के बाहर लेके जा रहा था वो। ये मकरंद अभी वापस आएगा? नहीं सर, उसकी ड्यूटी खत्म हो गई। इसमें कहाँ मिलेगा वो? सर दारू के ठेके पे। अच्छा, तो ये है मकरंद जी। हाँ सर, ये बार में बैठ के अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और अपने जुर्म के किस्से चटकारे लेकर सुना रहा था सर। तो हमने सोचा क्यों ना इसे ब्यूरो में ले चले, इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करें। वाह 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 सचिन, ये तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया। क्यों मकरंद जी, अब हमें भी सुनाओगे ना अपने कारनामों की कहानियां? क्यों, बताओ। साहब मुझे 1 लाख रुपए दिए गए थे उस मरीज को अपने वार्ड से बाहर लाकर गाड़ी में बिठाने के लिए। क्या? हाँ साहब। 1 लाख रुपए के लिए अपने आप को बेच दिया तुमने? किसने दिए थे पैसे तुम्हें? साहब ये मत पूछे, अगर उसे पता चला कि मैंने उसका नाम बता दिया तो वो मुझे। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ेंगे? और खातिरदारी करेंगे हम तुम्हारी, ऐसी खातिरदारी कि जिंदगी भर याद रखोगे। क्यों सचिन? बिल्कुल सर। अरे नहीं साहब, इसकी क्या जरूरत है? मैं बताता हूँ ना साहब, बताता हूँ मैं। फिर बताओ जल्दी। ढूंढो इस घर को अच्छी तरह से ढूंढो। देखो कहीं छुप कर बैठा है क्या? कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। ये देखिए सर, ये कैबिनेट के पीछे कुछ रखा हुआ था। कागज है? हाँ सर, पेपर्स ही है। डायरी के पन्ने हैं। अरे ये तो त्रिकोण की डायरी के पन्ने हैं। यही तो हम ढूंढ रहे थे उस अनाथ आश्रम में। माय गॉड। क्या हुआ सर? श्रेया, इसमें लिखा है कि दीपक वो आखिरी लेखक है, दीपक जिसकी वो जान लेना चाहता है। इसका मतलब दीपक की जान को खतरा है? सिर्फ दीपक की जान को ही नहीं, उसके अपनी जान को भी। क्योंकि दीपक को मारने के बाद लगता है उसकी जिंदगी का मकसद पूरा होता है और फिर वो अपनी जान खत्म करना चाहता है। मतलब सर इस नकलची खूनी ने त्रिकोण को सिर्फ इसलिए अगवा किया हॉस्पिटल से ताकि वो उसे मार सके, और फिर वो उन दोनों को वहीं पे मारेगा सचिन, वहीं पे मारेगा जहां से लेखन शुरू हुआ है, उस अनाथ आश्रम में, उस अनाथ आश्रम के कमरे में। ये ठीक नहीं है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हें अंजाम की फिक्र कब से होने लगी त्रिकोण? और ये सारा खेल तो तुमने ही रचा था। मैं तो बस इसे इसकी मंजिल तक पहुंचा रहा हूँ। मुझे अपने द्वारा रचे इस गुनाह की गहराई का अंदाजा हो गया है।
हम दोनों को मारकर भी तुम्हें वो शांति नहीं मिल सकती जिसके लिए मैंने इतने खून किए। हाँ, क्यों नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि ये सारे खून त्रिकोण ही कर रहा है। बहुत देर हो चुकी है त्रिकोण। तेरे प्रवचन अब ना तो तेरी जान बचा सकते हैं और ना ही दीपक की। नहीं चला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब तुझे मैं बिल्कुल वैसे ही मारूंगा। जेलर साहब उर्फ त्रिकोण अनुकरण, बहुत झोंक लिया दुनिया की आंखों में धूल। आगे की कहानी हम तुमसे ही सुनेंगे। बताओ जल्दी, क्यों मारा तुमने? मैं जानता था मेरे लेखन में वही आकर्षण है, वही शक्ति है जो उन लेखकों के लेखन में थी जिनका मैंने खून किया। और इसीलिए त्रिकोण ने मुझे इसके अनाथालय भेजा ताकि इसकी डायरी के बहाने मैं इसका लेखन पढ़ सकूं और इसका फैन हो जाऊं, और ऐसा फैन हो जाऊं कि ये मुझसे जो चाहे वो करवा सके। जेलर साहब को फैन बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही इरादा था, ताकि मैं अपनी सजा कम करा सकूं। इसलिए मैंने अपने हिसाब से इन्हें खून करने पर मजबूर किया, ताकि मैं आप लोगों की मदद से सुंदर को पकड़वा सकूं और अपनी सजा कम करा सकूं। और सुंदर को बलि का बकरा बनाने के बाद मुझे इस बात का अंदेशा हुआ कि त्रिकोण का सपना कभी पूरा नहीं होगा। इसके लिए कुशल, दीपक और त्रिकोण की जान लेना भी जरूरी है। तो मैंने त्रिकोण के खाने में एक दवा मिला दी जिससे इसको दिल का दौरा पड़े, और फिर मैं इसे अस्पताल से अगवा करके इसको इसकी मंजिल तक पहुंचा सकूं। अगर सीआईडी को सुंदर की लाश मिल गई तो शायद वो सीरियल किलर को ढूंढना बंद कर दें। मगर फिर त्रिकोण के उस सपने का क्या होगा? उन सब लेखकों को मार के मोक्ष प्राप्त करने का सपना? नहीं, मैं पूरा करूंगा त्रिकोण का वो सपना। मैं त्रिकोण को गुमराह होने नहीं दे सकता। उन सब लेखकों को मैं मारूंगा, और फिर उसके बाद त्रिकोण को भी मैं जिंदगी की जंजीरों से मुक्त कर दूंगा, जैसा कि वो चाहता है। सुंदर के मरने के बाद आप लोग कुशल की मौत की खबर लेकर आए तो मैं समझ गया ये जेलर किसी को नहीं छोड़ेगा, एक एक करके सबको मार देगा और अंत में मुझे मार देगा। तो और क्या करता? तुम्हारे लेखन में कशिश इतनी है। फिर मैं समझ गया, अगर मुझे बचना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, सीआईडी को तुम तक पहुंचाना, दीपक के घर। वाह रे वाह, कानून का रखवाला, वाह। और ऐसा घिनौना काम, एक मुजरिम का साथ दिया तुमने। मैं जानता था कि सीआईडी कभी ना कभी पूरा सच जान लेगी, मगर मैं क्या करता? इसके लेखन के आगे मैं बेबस हो गया था, और इसके शब्दों के माया जाल में मैं एक खूनी बन गया, एक सीरियल किलर। चुप! बकवास, बकवास है सब। तुम दोनों ने मिलकर कितने सारे मासूम लोगों की जानें ली। तुम्हें तो जीने का कोई हक ही नहीं। कानून तो तुम दोनों को फांसी ही देगी, फांसी। बस अब और नहीं चल सकते। 12 घंटे हो गए, भूखे पेट लगातार चलते हुए। सिर्फ 12 घंटे ही हुए ना, कोई भी आराम नहीं करेगा। सब चुपचाप चलो। नहीं साहब, अब अगर हम चाहें भी तो साहब हमारे पैर साथ नहीं देंगे। भगवान के लिए साहब थोड़ी देर आराम कर लेने दीजिए। जिस मजदूर के पैर उनका साथ नहीं देंगे, उनके पैरों को इस बंदूक की गोलियों से इनाम दूंगा। अब चलो सब। संभाल कर चाची। रिचा खुद का ख्याल रख सकती है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझे? चलो अभी, अब चलो।
आपने मेरी बहुत मदद की। अब तैयार हो जाओ अपने इनाम के लिए। रणबीर, क्या किया तुमने ये? इन्हें इनकी वफादारी का इनाम दे दिया मैंने। ये कैसा इनाम है रणबीर? अब तुम दोनों को तुम्हारी बेवफाई की सजा दूंगा। अब मैं अमर हो जाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों आप सबका जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और दिल खोलकर सामान खरीद कर इस नीलामी को कामयाब बनाए। अब बारी है उस नीलामी के आखिरी पड़ाव की, आखिरी खरीद की, जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, सैकड़ों साल पहले स्पेनिश और पुर्तगाली लोग भारत आए थे मसालों का व्यापार करने के लिए। ये डायरी उसी वक्त उसी दौर की है और इस डायरी की खास बात यह है कि इसमें क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, और मुझे तो क्या किसी को भी नहीं मालूम सिवाय इसके मालिक के। ये डायरी स्पेनिश सेलर जॉनसन वैंगलर की थी, जिसे सैकड़ों साल पहले मिस्टर राघव ने नीलामी में खरीदा था और आज उनके पोते मिस्टर सुनील इसको फिर नीलाम कर रहे हैं। मिस्टर सुनील, क्या आपको पता है इस डायरी में क्या लिखा है? जी नहीं। तो फिर ये ऐतिहासिक डायरी आप नीलाम क्यों करना चाहते हैं? इसे पढ़ क्यों नहीं लेते? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डायरी में क्या लिखा है और क्या नहीं। मुझे बस पैसा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा। तो नीलामी शुरू की जाए। नीलामी शुरू करते हैं 10 लाख रुपयों से। 20 लाख। 20 लाख। और कोई? 30 लाख। 30 लाख। वाह साहब। और आपसे ज्यादा कोई है 30 लाख से ज्यादा? 40 लाख। 40 लाख। 50 लाख। अरे वाह, ये हुई असली कदरदानों वाली बात। कोई और है जो 50 लाख से ज्यादा की बोली लगाएगा? 50 लाख 1, 50 लाख 2, 1 करोड़। वाह साहब, इसे कहते हैं असली कदरदान, जो लाखों की चीज करोड़ों तक पहुंचा दे। 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, अरे 1 करोड़ 3। 1 करोड़ का चेक मैंने पहले ही आपके ऑफिस में जमा कर दिया है। ये डायरी अगले 1 घंटे में मेरे घर पहुंच जानी चाहिए। जानता नहीं तूने डायरी नहीं, अपनी मौत खरीदी है, मौत। ओह नो, मेरा पानी खत्म हो गया। गाइस, तुम लोग पास पानी है क्या? अरे यार, मेरा पानी तो शाम को ही खत्म हो गया था। अरे तो बताना था ना, ढाबे पे भर लेते। ऐसे ही सो जाओ ना यार, कल सुबह तक की तो बात है। यार प्यासे रहता हूँ, मुझे डरावने सपने आते हैं। अनिकेत, ये डरावने सपने और प्यास का क्या कनेक्शन है भाई दबे? पता नहीं, पर मुझे पानी पीना है यार। तू सुधरेगा नहीं, सो जा। यार तुम लोग तीनों के तीनों कुंभकर्ण। इस नक्शे के हिसाब से तालाब करीब आधे किलोमीटर दूर पे है। प्यास बुझानी है तो तालाब तक तो जाना ही पड़ेगा। ये पानी की आवाज आ रही है, लगता है तालाब कहीं आसपास में ही है। और ये नक्शा भी यही बता रहा है कि तालाब पास में है। बचाओ, बचाओ! ये चीख कैसी है? अरे ये अनिकेत कहाँ चला गया? कहीं ये उसी की चीख तो नहीं? अनिकेत! 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 कहीं ये मर गया। क्या? कौन है? ये कौन मारा है? भागो 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 यार, भागो। सर, तो किसी भारी चीज से वार किया गया है। कैसे हुआ ये सब? सर, कल रात अनिकेत बाहर आया पानी पीने, उसी दौरान किसी ने इसकी जान ले ली। और तो और सर, हमारे साथ भी हाथापाई हुई। कितने लोग थे? सर अंधेरा काफी था, अचानक हमला हुआ और ठीक से कुछ मालूम नहीं पड़ा सर।
सर हमारा एक साथी पूरब भी अब कल रात से नहीं मिल रहा। कल रात वो हमसे बिछड़ गया और मुझे तो डर है कि कहीं अनिकेत की तरह उन लोगों ने पूरब को भी। घबराओ नहीं, हम लोग पूरब को जल्दी ढूंढ लेंगे। चलो ढूंढो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर सर जल्दी आइए। ठीक तो ना तुम? अरे सुनील। यस सर। इधर आइए। पूरा तू ठीक तो है ना? आप लोग ये बताइए कि किसी पे शक है आप लोगों को? सर शायद ये उस बाइक वाले का काम है। बाइक वाला? कौन कौन बाइक वाला? सर वही बाइक वाला जिसने कल शाम हम सबको धमकी दी थी। कल की बात याद है तुम लोगों को? ये सबसे ज्यादा पंगे करता है। ये कौन है? क्या बात है बॉस, कुछ चाहिए क्या? हाँ चाहिए, मुझे चाहिए कि तुम सब लोग सुरक्षित रहो। सुरक्षित? ये इलाका बहुत खतरनाक है, अपने अपने घर लौट जाओ, उसी में तुम सबकी भलाई है। वो हमें धमकी दे रहा है। धमकी समझो, विनती समझो या फिर चेतावनी, जो समझना है समझ लो। मेरा फर्ज था तुम्हें सचेत करना, जो मैंने कर दिया। अब अगर मौत के मुंह में जाने का इतना ही शौक है तो खुशी से जाओ। सर शायद वो 100 किलोमीटर से हमारा पीछा कर रहा था और जिस ढाबे पे हम लोग रुके थे सर वो भी वही रुका था। और उस आदमी का चेहरा नहीं याद है आप लोगों को? नहीं सर, उसने एक पल के लिए भी हमारे सामने हेलमेट नहीं उतारा। ढाबे में खाना खाते समय तो हेलमेट निकाला होगा ना? ढाबे वाले से पता करो, देखो शायद उसे कुछ याद हो। ठीक है, आए तुम साथ में। खून? खून की बूंदें? मतलब कोई जख्मी आदमी भागा यहाँ से? सर लेकिन खून बहुत ज्यादा नहीं है, जो भी है उसे ज्यादा चोट नहीं आई होगी। सर ये देखिए, घसीटने के निशान हैं। मतलब उन दोस्तों के अलावा कोई और आदमी भी था जिसको उन मुजरिमों ने मारा और फिर उसे घसीटते हुए यहाँ से ले गए। सर ये रास्ता तो सीधा मेन रोड की तरफ जाता है। इसका मतलब जो भी गुनहगार था उसे इस जंगल और रास्ते का पूरा ज्ञान था। हाँ, तभी तो रात के अंधेरे में भी यहाँ पहुँचने में कोई गलती नहीं की उन लोगों ने। ये टायर के निशान, ये तो किसी बड़ी गाड़ी के लगते हैं। साढ़े 8 इंच। सर ये तो लेस्कॉट गाड़ी के टायर लगते हैं, क्योंकि इतने चौड़े टायर उसी गाड़ी में होते हैं। मतलब वो मुजरिम कार में बैठ के भागे, फिर वो बाइक वाला, वो तो कार में बैठ के आया नहीं होगा, नहीं तो हेलमेट क्यों लगाता? एक काम करो, आगे जो टोल नाका है वहां जाके पता करो ये लेस्कॉट गाड़ी वहां से गुजरी है क्या। जी सर। तब तक मैं यहाँ देखता हूँ कुछ और मिलता है क्या। यही है वो ढाबा जहाँ मैं और मेरे दोस्त खाना खाने के लिए रुके थे। अरे आइए आइए सर जी, बैठिए। गर्मा गर्म दाल मखनी बनाई है, लगा दूं 5 प्लेट है मक्खन मार के? जी हम लोग खाने पीने नहीं आए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? क्या हुआ साहब? आपको याद है कल मैं और मेरे कुछ दोस्त आपके ढाबे पे खाना खाने के लिए रुके थे? हाँ हाँ, हल्का हल्का याद तो आ रहा है, पर आपको इतनी चोट कैसे लगी? कल रात इनके ऊपर हमला हो गया और उस हमले में इनके दोस्त अनिकेत की मौत हो गई। हे भगवान, ये हो क्या रहा है आजकल? समाज में दिन ब दिन जुर्म बढ़ता ही जा रहा है। हाँ वो तो है, लेकिन हमें शक है कि इस जुर्म में एक बाइक वाला शामिल है जो कल यहाँ पे आया था। बाइक वाला? जी हाँ, उसने एक ब्लैक बाइकर सूट और ब्लैक हेलमेट पहना था और मुझे अच्छे से याद है उसके पास नलोंजन मॉडल की बाइक भी थी। एक बाइक वाला आया तो था। अच्छा, उस बाइक वाले के बारे में कुछ याद है आपको? कैसा दिखता था वो? साहब इतना तो याद नहीं, लेकिन शायद रामू को पता होगा। रामू जरा इधर आना, जरा बताना साहब लोगों को उस बाइक वाले के बारे में। जब उसने हेलमेट उतारा था तो मैंने एक ही झलक देखा था सेठ जी, बहुत अजीब आदमी था, अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। देखो तुमने उसकी एक झलक देखी ना, तुम्हें जो कुछ भी याद है हमारे लिए उसका स्केच बनवाओ। हाँ इशिता, ठीक है, कोशिश जारी रखना। क्या हुआ श्रेया? सर, सारांश का अभी तक पता नहीं चल पा रहा।
हमें सारांश जरूर मिल जाएगा। अगर वो गाड़ी इस रास्ते से गई है तो इस टोल नाके से जरूर गुजरी होगी। सही कह रहे हैं। अरे भाई साहब, यहाँ कल रात में 3 बजे के आसपास कोई एस्कॉर्ट गाड़ी निकली है यहाँ से? पता नहीं सर, मेरी तो दिन की शिफ्ट होती है, रात की शिफ्ट वाला शाम को आएगा। भाई साहब, ये जो सीसीटीवी कैमरा लगा है ये तो 24 घंटे ऑन रहता है ना? जी हाँ सर। इसकी फुटेज देख सकते हैं सर? आप हम लोग सीआईडी से। हाँ हाँ देख सकते हैं। आइए। ये देखिए, लेस्कॉट गाड़ी रात के 2:55 को यहाँ से गुजरी है। लगती तो वही गाड़ी है, जरा रिवाइंड करिए। एक मिनट पॉज कीजिए। अरे ना तो ड्राइवर दिख रहा है और ना ही गाड़ी की नंबर प्लेट। थोड़ा जूम कीजिए। ये क्या लिखा है? कार ऑन रेंट। कार ऑन रेंट? सर, ध्वनि नगर में कार ऑन रेंट नाम की कंपनी है। कहीं ये गाड़ी वहीं से किराए पे तो नहीं ली गई थी? सर, ये रहा स्केच। बन गया स्केच? यही वो आदमी? हाँ साहब, ऐसा ही कुछ दिखता था वो। ठीक है, आसपास की दुकानों से पता करते हैं, किसी ना किसी ने तो जरूर देखा होगा उसे। भाई साहब, इस स्केच को ध्यान से देखो। इस आदमी को पहचानते हो? नहीं देखा इसको इससे पहले। साहब, बुरा ना मानो तो ये फोटो मैं देख सकता हूँ? अरे काका, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? देखिए। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, असंभव, असंभव। अरे काका, क्या नहीं हो सकता? क्या संभव है? ये नहीं हो सकता, रणवीर वापस नहीं आ सकता। काका, इस आदमी का नाम रणवीर है? हाँ हाँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, कभी नहीं भूल सकता उसे। काका, इस आदमी के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं प्लीज हमें बताइए। बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 73 साल पहले मैं जब बच्चा था तो एक रात को मैंने उसे अपने पिताजी से बातें करते हुए सुना था। मदन, मेरी बात मानो, अगर तुमने मुझे उस तालाब को ढूंढने में मदद की तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। मेरी जिंदगी जैसी भी है ठीक है, आप मुझे सबसे दूर ही रखें तो अच्छा होगा। देखो, इस इलाके से जितनी अच्छी तरह तुम परिचित हो वैसा इस गांव में कोई नहीं है। इनकार मत करो, तुम ही मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा सकते हो। ये सिर्फ मेरा सपना ही नहीं, मेरा जुनून भी है। बहुत ही गलत जुनून चुना है आपने रणवीर जी। अगर आप प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाएंगे तो प्रकृति आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। वो जगह शापित है, शापित, ना जाने कितने लोगों की जान ले चुकी है। भूल जाए अपने सपने को। क्या तुम भूल सकते हो अपनी बीवी को, जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है? नहीं ना, वैसे ही मैं अपने सपने को नहीं भूल सकता। जरा सोचो, अगर वाकई उस तालाब के पानी में मौत को हराने की ताकत है तो तुम्हारी पत्नी को एक नई जिंदगी मिल सकती है। सोच क्या रहे हो मदन? हम एक दूसरे की मदद से अपने आने वाली जिंदगी को सुधार सकते हैं। तो बोलो, मंजूर है? ये कैसे हो सकता है काका? आपके कहने के मुताबिक आज से 73 साल पहले, यानी कि 1941 में, ये आदमी जैसा दिखता था आज भी वैसा ही दिखता है। हाँ, तभी तो मैंने कहा था असंभव। ये अजूबा कैसे हो सकता है? तो इसी की वजह से तो मैंने अपने पिताजी को खोया था। इसकी वजह से आपने अपने पिता को खोया? हाँ, ये मेरे पिताजी को बहकाकर एक तालाब पे लेकर गए थे। बोले उस तालाब का पानी पीने से आदमी हमेशा के लिए अमर हो जाता है और उसकी उम्र आगे बढ़ने से रुक जाती है। ये कैसा तालाब है काका? मेरे पिताजी तो वापस नहीं आए, शायद उसे वो चमत्कारी तालाब मिल गया होगा और उसी की वजह से आज तक 73 साल पहले जैसा अभी तक वैसे का वैसा ही दिखाई दे रहा है। काका, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सारी बातें किस्से कहानियों में होती हैं, असल जिंदगी में इनका कोई लेना देना नहीं, समझे? बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता बेटा। तुम भले ही ना मानो, लेकिन उस तालाब के पानी में कोई शक्ति है
जो मौत को भी पराजित कर सकती है। सर पूरा जंगल छान मारा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक मिनट वो देखो, ऐसा लगता है यहाँ हाल फिलहाल में ही खुदाई हुई है। तो देखो। यस सर। हाँ, यहाँ पे कुछ है सर। माय गॉड, ये तो सालों पुराना कंकाल लगता है। सर मुजरिम लाशों को जंगल में दफनाते थे ये तो पता था, पर पहली बार मुजरिम इतना सालों पुराना कंकाल जंगल में दफनाने आए। पता नहीं वंश, दफनाने आए थे या फिर निकालने। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। व्हाट इज सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? ये लो, हेलो हाय ना करो तो नाराज और करो तो मुश्किल। अरे इतने उखड़े हुए क्यों हैं सर आप? भाई साहब, जब आपको पता लगेगा ना कि अनिकेत की मौत कैसे हुई, आप भी इतने ही उखड़ जाएंगे। सर जरूर किसी हथौड़े या डंडे से वार किया होगा। सर इससे पहले भी हम ऐसे केस सुलझा चुके हैं। मगर निखिल, पहले के केसेस में और इस केस में फर्क है, और वो ये कि जिस हथियार से अनिकेत के सर पे वार किया गया है वो हथियार 100 साल पुराना है। क्या? 100 साल पुराना? उड़ गए होश? उखड़ गए ना? भाई साहब, अनिकेत के सर पर से मुझे लोहे और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, और ये टुकड़े 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लोहे और लकड़ी के टुकड़े? मतलब हथियार कोई ऐसी चीज है जिसमें लोहा भी है और लकड़ी भी? हाँ, आइए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह। मगर सर इतना पुराना हथियार खूनी के हाथ लगा कहाँ से? शायद दादा परदादा के जमाने से घर पे रखा होगा, अब निकाला है काम के लिए। और अगर मैं कहूं कि ये कंकाल जो आप लोग लेके आए हैं, ये कंकाल भी 100 साल से ज्यादा पुराना है, तो मतलब कितना पुराना है ये कंकाल? जिस तरह वो हथियार 100 साल पुराना है, ठीक उसी तरह ये कंकाल भी 100 साल पुराना है। मतलब ये मरने वाला भी अंग्रेजों के जमाने का है? अंग्रेजों के जमाने का नहीं है, अंग्रेज ही है। जी हाँ, इसकी हड्डियां हमें ये बताती है कि ये शख्स कोई यूरोपियन है, एशियन नहीं है। 100 साल पुराना हथियार और 100 साल पुराना मुर्दा, वो भी विदेशी। आज के जमाने में किसी को इसमें क्या दिलचस्पी हो सकती है? इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये सफेद रंग की लेस्कॉट गाड़ी आप ही के यहाँ से किराए पे ली गई थी? माफ कीजिए सर, इस फोटो में कार की नंबर प्लेट नहीं दिख रही है, इसलिए बता पाना मुश्किल है कि कार किसने किराए पर ली थी। अरे भाई कमाल करते हैं आप, है तो आप ही की कंपनी की गाड़ी ना। नंबर प्लेट ना सही, कुछ और देख के पहचान लीजिए। सर 100 से ज्यादा गाड़ियां हैं हमारी कंपनी में, और इसी मॉडल इसी रंग की करीब 20 गाड़ियां हैं। सर इस तरह बता पाना मुमकिन नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, आप हमें ये बताइए कि ऐसी सफेद रंग की लेस्कॉट गाड़ी कितने लोगों ने पिछले 1 हफ्ते में किराए पे ली है यहाँ से? 1 मिनट सर। सर कुल मिलाकर 7 लोग हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते सफेद रंग की लेस्कॉट कार किराए पर ली थी। गुड, अब हमें इन 7 की पूरी जानकारी चाहिए। ठीक है सर। देखते हैं क्या पता चलता है। 5 लोगों से पूछताछ कर चुके, बचे 2। इन्हीं में से कोई एक है जो इस केस की अगली कड़ी साबित होगा। हाँ लेकिन फ्रेडी जी, ये पता करने के लिए भी रिसेप्शन पे कोई होना चाहिए, यहाँ तो कोई है ही नहीं। हाँ, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। जी नमस्ते, कहिए। हम लोग CID से। एक्चुअली अमर नाम के एक इंसान की तलाश में हैं हम। बात यह है कि उसने सफ़ेद रंग की एक लेस्कॉट गाड़ी को हायर किया और अपने एड्रेस की जगह उसने आपके इस होटल का एड्रेस दिया, इसीलिए हम। जस्ट अ मिनट। मिस्टर अमर, वो तो कल ही चेकआउट कर गए। अच्छा, आपने अपने रिकॉर्ड्स के लिए उसका कोई ID प्रूफ तो लिया होगा ना, लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह? दिखाइए जरा। मैडम लिया तो था, लेकिन आज ही सुबह हमारे कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया और उसी के साथ सारा डेटा चला गया, माफ कीजिएगा। अच्छा, ये अमर दिखता कैसा था, उसका हुलिया कैसा था? आप कमरा नंबर 701 वाले अमर सर की बात कर रहे हैं ना? हाँ राजू, उसी के बारे में बताइए इन लोगों को। क्या था उसका हुलिया? कद यही कोई 5.5 फुट लंबा, और हाँ छोटे छोटे बाल और आंखों का रंग काला था। कद 5.5 फीट, छोटे बाल। इसका मतलब CCTV फुटेज में जो हमें इंसान दिखा था वो अमर नहीं हो सकता, क्योंकि वो लंबा था और उसके बाल भी छोटे नहीं थे। अच्छा, ये अमर से कोई मिलने आया था उसके कमरे में यहाँ पे?
हाँ साहब, 2 लोग मिलने आए थे। उनमें से एक का नाम संजय था और दूसरे का कुछ और कल साहब उन लोगों ने दारू पीकर काफी झगड़ा भी किया था। झगड़ा? तुम्हें पता है किस बारे में ये झगड़ा हुआ था? ये तो मैं नहीं बता सकता साहब, लोग अक्सर दारू पीकर बहक जाते हैं। कोई ऐसी बात जो तुम्हें याद हो जो वो लोग कर रहे थे, कुछ याद है? हाँ साहब, कुछ अजीब अजीब चीजों के नाम ले रहे थे, जैसे फावड़ा, कुल्हाड़ी, कुदाल। मतलब ऐसा सामान जो जमीन की खुदाई में काम आता है। चलो, इससे ये तो पता चल गया कि जंगल में वो जमीन खोदी किसने थी। जिस तरीके के औजारों की बात वो वेटर कर रहा था, उससे तो यही लगता है कि ये संजय एक आर्कियोलॉजिस्ट है। संजय आर्कियोलॉजिस्ट जो अमर के साथ वहां गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने गया था। जरूर कुछ ना कुछ खास बात है उस पुरानी लाश में, वरना कोई इतने सालों बाद सोते हुए मुर्दे को क्यों जगाएगा। और शायद अनिकेत ने उन्हें ये खुदाई करते देख लिया, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देके चुकानी पड़ी। लेकिन उस बाइक वाले का क्या, जिसे उस बुढ़े आदमी ने पहचान लिया था? उसके मुताबिक तो वो तालाब का पानी पी के हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। बेटी, इस दुनिया में कोई आदमी अमर नहीं होता। जरूर उस बुढ़े आदमी का कुछ ना कुछ हाथ है इस अपराध में। सर, इस बाइक वाले के बारे में बड़ी अजीब बात पता चली है। क्यों? ऐसी क्या अजीब बात है? ये देखिए सर, इस अखबार की तारीख 13 जून 1941, यानी कि आजादी से भी पहले। आश्चर्य सर, ये आदमी उस वक्त से वांटेड है। इसने उस वक्त भी कुछ लोगों के खून किए थे। बहू, वही आदमी? ये कैसे हो सकता है? अभिजीत, अगर ये मान के चले कि 1941 में इस आदमी की उम्र 20 साल रही होगी, तो उस हिसाब से तकरीबन आज जिसकी उम्र 90 साल से ज्यादा हो, 90 साल का कोई आदमी इतना जवान कैसे दिख सकता है? हाँ पंकज, ओके ठीक है सर। संजय के घर का पता चल गया, खातीपुरा में रहता है वो। खातीपुरा? लगता है संजय को हमारे यहाँ आने की खबर लग गई होगी, इसीलिए भाग गया होगा। भाग कर जाएगा कहाँ? अच्छी तरह से तलाशी लो इस घर की, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सर, आश्रया, सर ये देखिए संजय का पासपोर्ट, इस पे काफी सारे देशों के वीजाज लगे हैं। तो लगता है इस भाई साहब को सैर सपाटे का बहुत शौक था। ये देखो श्रेया, इसकी चेकबुक की डिटेल से साफ साफ पता चल रहा है कि इस इंसान ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं म्यूजियम्स और नीलामियों से सामान खरीदने में। देखो, इसका मतलब संजय बहुत अमीर है और आर्ट में काफी दिलचस्पी रखता है। अब इसे ये दिलचस्पी आर्ट में है या किसी खास चीज में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये संजय किसी की तलाश में है, कोई ऐसी चीज जो इसे दुनिया के कोने कोने में ले जा रही है, हर म्यूजियम, हर बड़ी नीलामी तक। सर, हाँ, अलमारी में से ये डायरी मिली है, छुपा के रखी हुई थी। दिखने में तो ये कोई ऐतिहासिक डायरी लगती है। कुछ तो खास बात है इस डायरी में, काफी नायाब और अलग किस्म की डायरी है ये। सर, शायद संजय ने इस डायरी को किसी नीलामी में खरीदा होगा। अभी पता चल जाएगा। चलो हाथ लगाइए। ओह, तो ये उसी स्पेनिश शिप के कैप्टन की डायरी है जो अपनी हर यात्रा के बारे में अपनी डायरी में लिखा करता था। ये वही डायरी है। इसका मतलब इस डायरी में उस रहस्यमय तालाब के बारे में भी जरूर लिखा होगा। सर, इसका मतलब संजय भी उस रहस्यमय तालाब को ढूंढ रहा था, इसलिए उसने ये सारा सामान खरीदा। हो सकता है श्रेया, लेकिन अगर ये वही डायरी है तो उस रहस्यमय तालाब का नक्शा, कोई मैप, कोई जरिया जरूर होना चाहिए इसमें। कमाल है, इस डायरी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नक्शा, कोई जरिया, कोई रास्ता, कुछ नहीं। लेकिन इससे एक बात तो तय हो गई कि इस रहस्यमय तालाब को ढूंढने में दोनों अमर और संजय साथ मिलकर काम कर रहे थे। इसका मतलब हमें इस कमरे में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। छानबीन करो।
देखिए। क्या बेटा? संजय ने अपने सारे पुराने सामानों की कार्बन डेटिंग करवाई है किसी डॉक्टर वीरेन से। कार्बन डेटिंग? इसका मतलब तो साफ है कि संजय अपने हर सामान के बारे में पता करना चाहता था कि वो असल में कितना पुराना है। ओ तो ये है डॉक्टर वीरेन, और इस फोटो से तो साफ साफ पता चलता है कि ये कॉलेज में संजय का प्रोफेसर था। ओह, तो फिर इस वीरेन का भी हाथ हो सकता है अमर के साथ साथ संजय की मदद करने में। डॉक्टर वीरेन। इस वक्त कौन आ गया? आप लोग? हम लोग सीआईडी से, डॉक्टर वीरेन से मिलना है। अभी बुलाता हूं सर। आप लोग बैंक से आए ना? नहीं साहब, ये सीआईडी से आए सर। सीआईडी? इसे पहचानते हैं आप? जी नहीं। किसने मारा इसे? हमें पता होता तो अब तक मुजरिम सलाखों के पीछे होता। देखिए, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। चलिए इस मामले में ना सही, लेकिन किसी और मामले में हमारी मदद कर दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। आप हमें उस रहस्यमय तालाब के बारे में बताइए जिसका पानी पीकर इंसान कभी मरता नहीं है, जवान रहता है, अमर हो जाता है। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? अगर ऐसा कोई तालाब होता तो दुनिया में मौत नाम की चीज ही नहीं होती। कमाल करते हैं आप भी। हमें तो लगा कि आपके स्टूडेंट संजय ने आपको सब कुछ बताया होगा, लेकिन उसने आपको तालाब के बारे में कुछ नहीं बताया लगता है। संजय? तो आप संजय को जानते हैं? सिर्फ जानते ही नहीं, उसके घर होकर आ रहे हैं, जहां हमें पता चला है कि वो अपनी हर पुरानी चीज की कार्बन डेटिंग डॉक्टर वीरेन से कराता है, यानी कि आप। देखिए, संजय एक आर्कोलॉजिस्ट है और ये तो उसके काम का हिस्सा है। हिस्सा? हिस्से से याद आया कि आपके हिस्से की कॉफी ठंडी हो रही है डॉक्टर साहब, पी लीजिए। ठंडी कॉफी पीने में कोई मजा नहीं है। वैसे ये कॉफी का दूसरा कप किसके लिए? इस घर में और भी कोई है क्या? हाँ साहब, अभी भी। तुम जाओ। ये अभी मेरा दोस्त आया था, उसी का है। नहीं, आपके दोस्त का नाम संजय तो नहीं? देखिए वीरेन साहब, आप शक्ल से तो निहायत ही शरीफ इंसान लगते हैं। अब इस संजय की वजह से आपको जेल में जाकर चक्की पीसनी पड़े, हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं वाकई नहीं जानता कि संजय कुछ गैर कानूनी काम कर रहा है। लेकिन अब तो पता चल गया ना। आपकी भलाई इसी में है कि जो कुछ भी है सच सच बता दो। देखिए, संजय को कुछ पोर्तुगली एक्सप्लोरर का सामान मिला था। उसमें लैटिन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उसका मतलब जानने के लिए वो मेरे पास आया था। इसका मतलब वो मुर्दा उसी पुर्तगाली एक्सप्लोरर का होगा और उसी के सामान की तलाश में संजय जंगल में गया था। क्या लिखा था लैटिन भाषा में? उसमें एक गुफा का नाम लिखा था, सिनारी गुफा। शिनारी गुफा? अरे बाप रे! अरे बाप रे बाप! पूरी बॉडी बज रही है। यहाँ पे आके मैंने अपनी बहादुरी तो दिखा दी, अब बता भी देता हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए वापस चलते। अरे रुकिए फ्रेडी जी, इतनी बहादुरी दिखाई है तो थोड़ी और दिखा दीजिए। सर। हाँ सर। ये देखिए, अजीब निशान बना हुआ है। अरे यहाँ पे भी है। हर दीवार पे। कहीं ये निशान उसी पुर्तगाली एक्सप्लोरर तो नहीं बनाए? ये निशान हमें उस तालाब तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहे हैं शायद। अंदर चल के देखते हैं। दो लाशें। ये तो संजय है। और सर, हो ना हो ये जरूर अमर की लाश है। ये देखिए, होटल के वेटर ने हमें जो हुलिया दिया था, ये हूबहू वैसा ही है। लगता है ये दोनों यहाँ पे उस तालाब की तलाश में आए थे जिंदगी को अमर बनाने, और बदले में मिली मौत। है कौन वो आदमी जो तालाब की खोज करने वाले लोगों का खून कर रहा है? जरूर कोई ऐसा है फ्रेडी जी जो नहीं चाहता कि उसके अलावा इस तालाब के बारे में किसी और को पता चले। सर, हो ना हो ये काम जरूर रणवीर का ही होगा, क्योंकि जब संजय खुदाई कर रहा था तब रणवीर भी वहां मौजूद था। सर, हाँ, यहाँ पे जूतों के निशान है।
ये देखिए, अलग अलग जूतों के निशान दिख रहे हैं। कम से कम 5 लोगों के होंगे। सही कह रहे हैं आप। 2 तो अमर और संजय के होंगे, 1 रणवीर का, बाकी 2 निशान। इसका मतलब साफ है, इस गुनाह में 2 और लोग शामिल हैं, लेकिन कौन? सिंबल्स को देख के लगता है कि ये हमें उस चमत्कारी तालाब का रास्ता बता रहे हैं। न जाने कितने साल पहले बनाए गए होंगे ये निशान, तालाब की तलाश में। और इन निशानों के अंदर ही वो चाबी छुपी है जिससे हम इस केस का ताला खोल सकते हैं। अरे सर, ये तो एक टापू बन गया। और इसके बीचों बीच में है ये तालाब। मगर सर, ये टापू है कहाँ पे और हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? इसका पता चल जाएगा निखिल, अगर हम इन निशानों की भाषा समझ पाए, उनको अक्षरों में बदलेंगे तो पता चलेगा। सर, इस तरह के निशान मैंने पजल्स की किताबों में देखे हैं। अब पजल के साथ हायरोग्लाइफिक अल्फाबेट बुक भी आती है ना? हाँ सर। वंश, जल्दी से जाके वो किताब लेके आओ। ओके सर। इस किताब में जो अक्षर दिए गए हैं उसके हिसाब से तो ये बन रहा है ANDAVIA, अंदाविया। अंदाविया? चलो जरा इंटरनेट पे चेक करो, अंदाविया टापू जैसी कोई जगह है क्या? सर ये देखिए, ये अंदाविया नाम का टापू भारत के दक्षिणी दिशा में, यानी कि इंडियन ओशन में। मगर सर, यहाँ लिखा है कि ये टापू बिल्कुल खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। और इस टापू का मौसम और वातावरण रहने के अनुकूल नहीं है। अब समझ में आया कि किसी को ये चमत्कारी तालाब मिला कैसे नहीं। इस केस का अंत इस अंदाविया टापू में ही होगा। वहां पे देखो, वहां पे कुछ है। सर, लगता है किसी ने आग जला के कैंप फायर किया है। वही लोग होंगे जो तालाब की तलाश में यहाँ पे आए थे। इस मैप के हिसाब से तो उत्तर दिशा में करीब 7 किलोमीटर अंदर है वो तालाब। एक काम करते हैं, यहाँ से सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। किसी को कुछ भी मिलता है फौरन एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे। ओके? यस सर। सचिन, ये देखिए सर, जगह जगह पेड़ों पे कुल्हाड़ी के निशान। जो लोग तालाब की तलाश में इधर गए होंगे ना, उन लोगों ने लगाया होगा रास्ता पहचानने के लिए। ओह माय गॉड, कंकाल। न जाने कितने साल पुराना मुर्दा है ये। धुआं अभी भी निकल रहा है। आग जले शायद ज्यादा देर नहीं हुई अभी। एक और कंकाल सर। सर, जिंदगी देने वाले तालाब ने न जाने कितने लोगों की जानें ले ली है। जिंदगी तालाब नहीं ले रहा है सचिन, कोई इंसान ले रहा है जिसका कोई ना कोई राज जुड़ा है उस तालाब के साथ। और न जाने कितने कंकाल देखने को मिलेंगे। ये तो ट्रैप है, कोई आ रहा है। ये तो रणवीर है। रणवीर? गोली चलने की आवाज इस तरफ से आई। कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया? चलो। घबराइए मत, मैं आप पे गोली नहीं, मैंने इस पे चलाई थी जो आपको मारना चाहता था। तुम रणवीर हो ना? रणवीर तो मेरे दादाजी का नाम था। मैं आकाश हूँ। आकाश, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल तुम्हारे दादाजी से मिलती है। हाँ, ये बात पहले कई लोग बोल चुके हैं मुझे।
मगर तुम अपने दादाजी की तरीके से चमत्कारी तालाब के चक्कर में कैसे पड़ गए? 2 महीने पहले मैं ये देश में भी नहीं था, यूएस में लॉ की पढ़ाई कर रहा था कि अचानक मेरी मुलाकात संजय से हुई। वो इस तालाब और मेरे परिवार के संबंधित कुछ जानकारी चाहता था। अच्छा, तो तुमने संजय को अपने दादाजी के बारे में बताया? हाँ, मगर मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये तालाब कहाँ है, और संजय से बात करके मेरी उत्सुकता भी बढ़ गई। और इसलिए तुम इंडिया चले आए ताकि संजय पे नजर रख सको और उस तालाब तक पहुंच सको जिसके चक्कर में तुम्हारे दादाजी यहाँ आए थे। हाँ, और इस राज तक भी पहुंच सकूं कि मेरे दादाजी उस तालाब के तलाश से वापस लौटे क्यों नहीं। अच्छा, क्या संजय को वाकई लगता था कि उस तालाब में कोई चमत्कारी शक्ति? नहीं, वो चमत्कारी शक्ति के पीछे नहीं था सर, वो खजाने के पीछे था जो अंग्रेजों के जमाने से वहाँ पे दबा पड़ा है। किस खजाने की बात कर रहे थे? सालों पहले स्पेन देश से एक ट्रेजर शिप आई थी इस टापू पर तालाब की तलाश में। अच्छा, उस शिप के कप्तान की डायरी संजय के घर से मिली थी ना? हाँ, उसी डायरी से उसे खजाने के बारे में पता चला और कुछ महीनों बाद वो शिप समुंदर में डूब गई, मगर शिप में जो खजाना था वो गोताखोरों को नीचे नहीं मिला। मतलब उस शिप के किसी आदमी ने शिप डूबने से पहले उस खजाने को यहीं इस टापू में कहीं छुपा दिया है। हाँ, और संजय को उस खजाने की तलाश थी, ना कि किसी चमत्कारी पानी की। सर आप लोग ठीक तो है ना? हाँ, हम लोग ठीक हैं। गोली की आवाज सुन के लगा कि कुछ खतरा है यहाँ पे। खतरा अभी टला नहीं है निखिल। कुछ लोग हैं यहाँ जो खजाने की तलाश में मरने मारने पे उतारू हो गए हैं। सर तालाब तो मिल गया, लेकिन ये तो सूखा हुआ है। लोगों को अमर बनाने वाला तालाब आज वही सूख गया है। सर, सोने का सिक्का? सोने का सिक्का? मतलब खजाना था यहाँ पे? सर इसका मतलब वो आदमी खजाना लेके ये लोग इस तरह से निकल गए बाहर। सर ये रास्ता तो टापू के दूसरे हिस्से जाता है, मैं भी वहीं से आया था और उन लोगों की नाव भी वहीं पे थी। टापू की दूसरी तरफ? हाँ, रोकना होगा उन्हें। जल्दी आओ तुम लोग, आ जाओ आ जाओ। बस बस बस, खजाना यहीं रख दो, बाकी की जिम्मेदारी सीआईडी की है। तो तुम हो इस खेल के खिलाड़ी। हाँ, मैंने ही मारा है अमर को, संजय को और अली गई तो भी। मगर तुम्हें संजय और अमर के प्लान के बारे में पता कैसे चला? उस दिन जब होटल के बाहर में वो लोग बात कर रहे थे, मैंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। हम बहुत जल्द खजाने तक पहुंचने वाले हैं, फिर हम बेशुमार दौलत के मालिक हो जाएंगे। ओह, तो उन दोनों का पीछा करते करते तुम वहां जंगल तक पहुंच गए? हाँ, अमर और संजय वहां खुदाई कर रहे थे। मैं अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया और अमर की खुद पिटाई की। संजय डर गया और इस बात के लिए राजी हो गया कि खजाने का पता लगाकर वो मुझे उसका 90% दे देगा
और अनिकेत ने तुम्हें ये जुर्म करते हुए देख लिया तो उसका भी खून कर दिया तुमने। हाँ, उसकी तो किस्मत ही खराब थी, बेमौत मारा गया। और जब संजय मुझे उस गुफा तक ले गया, मेरा काम खत्म हो गया। उसे जिंदा रखना मैंने जरूरी नहीं समझा। किस्मत तो तुम्हारी खराब है। जिस खजाने की लालच में तुमने इतना बड़ा गुनाह किया, उसका 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाओगे तुम। फांसी होगी तुम्हें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.